नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ आगरा के वरिष्ठ चित्रकार श्रीमान अशोक कुमार सिंह सर के कार्य और उनकी जीवन की जो कला साधना है इसके बारे में उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आज उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से वह इस कला क्षेत्र में आए और किस तरह से वह कला में आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने कला में यह मुकाम हासिल किया और उनका जो नए कला साधक हैं, जो नए जो शिक्षार्थी हैं कला के, उनके विकास के लिए क्या मैसेज है। तो आइए आज हम आगरा के वरिष्ठ चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, कवि श्री अशोक कुमार सिंह से एक वार्तालाप करते हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। आपने अपना हमें कीमती समय दिया और आपके इन वक्तव्यों से, आपकी कला यात्रा से आशा करता हूं कि हमारे दर्शक और विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अभी मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस कला क्षेत्र में कैसे आए, किन व्यक्ति या परिस्थिति इन्होंने आपको इंस्पायर किया इस कला क्षेत्र में आने के लिए। तो सर कृपया आप बताने की कृपा करें। मैं शुरू से ही कोशिश करता था, सोचता रहता था कि कुछ ऐसा नया किया जाए जो दुनिया में सबसे अच्छा हो, दुनिया में सबसे आगे निकल सके। मैं साइंस साइड का, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा इंटर तक, और तभी मैंने इंटर में पहली अपनी एग्जीबिशन लगाई थी पेंटिंग्स की। लेकिन मैं स्टूडेंट था साइंस साइड का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिर अगले साल बायोलॉजी से किया, तो साइंस साइड के सब्जेक्ट में जुड़ा रहता था। लेकिन तभी मुझे लगा कि लेबोरेटरी में कहीं टेस्ट ट्यूब नहीं है, कहीं लैब असिस्टेंट ठीक नहीं है, कहीं लैब अच्छी नहीं है, कहीं पूरे इक्विपमेंट नहीं है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि किसी तरीके से कोई अगर कमी रह गई, अगर लैब अच्छा नहीं है, मान लीजिए कहीं कुछ वो नहीं है, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, कुछ नया काम नहीं कर सकते। क्योंकि छोटे छोटे मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, ही वाज तहसीलदार, तो जहाँ जहाँ उनकी वो पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ हमारी पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छी जगह पढ़ते हों, तो कोई छोटी जगह हो गई तो वहाँ छोटी जगह वहीं स्कूल में हमारा एडमिशन करा दिया, वो चलता रहता था। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने पेंटिंग डेवलप कर ली। इंटर में मैंने पहले अपनी एक एग्जीबिशन लगाई थी। तो हाँ, छिबरा माऊ फर्रुखाबाद एक जगह है, वहाँ पे मैं पढ़ता था उस समय। तो वो मैंने एग्जीबिशन वहाँ लगाई, उसकी बड़ी तारीफ हुई, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी लगा कि हाँ ये तो अच्छा है, मैं हीरो बन गया। मैं अपनी एग्जीबिशन लगा रहा हूँ, सब मुझसे पूछ रहे हैं कब, कैसे लगाई, क्या करा, कैसे बना। तो मुझे वो थोड़ा प्रोत्साहन मिला। लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी। मैं चाह रहा था कि पेंटिंग में मुझे काफ़ी कुछ काम मैं कर चुका था। इंटर तक एग्जीबिशन लगाने का मतलब 20-25 पेंटिंग बना चुका था, बड़ी छोटी। तो मुझे लगता था कि कुछ करा जाए। तो वहाँ से मैं फिर एडमिशन लेने के लिए लखनऊ गया, आर्ट्स कॉलेज में। लेकिन लखनऊ में उस समय इसकी वैल्यू इंटर कॉलेज जितने डिप्लोमा की थी, आर्ट्स कॉलेज की जो डिप्लोमा करते थे। 5 साल पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इंटर कॉलेज जैसी आपको क्वालिफिकेशन मानी जाए, कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो परेशानी होगी। डिप्लोमा पहले हुआ करता था, पहले डिप्लोमा हुआ करता था, डिग्री कोर्स नहीं होता, डिग्री नहीं होता था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो नहीं। मैं तो फिलोसफी पढ़ना चाहता था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहता था कि उसका जो फिलोसॉफिकल पार्ट है उसको, उसके अंदर भी स्टडी करूं। फिर वहाँ से मैं आगरा आया, आगरा कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। सर आपको मूल निवासी कहाँ के, आगरा के हैं? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, जो पहले डिस्ट्रिक्ट मेरठ था, अब वो डिस्ट्रिक्ट हापुड़ कहलाता है। अच्छा। हापुड़ में पिलखवा एक जगह है। अच्छा। वहाँ पे डुहरी एक गांव है, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। हमारी खेती होती है बेसिकली। अच्छा। अब भी है, थोड़ी बहुत खेती चलती रहती है। तो हम लोग वहाँ से आए थे। तो वहाँ से आने के बाद हमें अपने आप को, चूँकि पिताजी की सर्विस थी तो इधर उधर शहरों में घूमते रहते थे। तो वहाँ से फिर मैं आगरा आ गया, और आगरा मुझे पसंद आ गया। ताजमहल बहुत खूबसूरत था, दुनिया में इतनी अच्छी वो थी। तो मैंने यहाँ पे आके पिताजी से कहा कि मैं यहाँ, आगरा मुझे पसंद है, मैं यहाँ एडमिशन ले लूँगा आगरा कॉलेज में। मैंने एडमिशन ले लिया, यहाँ मेरी आगरे में पढ़ाई हुई। एमए मैंने आगरे से किया। लेकिन एमए जब आगरे से किया तो मैं शुरू से अपने आप को ये सोचता था कि आर्टिस्ट बनना है। मैंने बीए प्रीवियस से सोच लिया था कि हाँ मुझे आर्टिस्ट बनना है। और मैं पढ़ाई
सारे सब्जेक्ट ही करता था। जैसे साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद था, साइकोलॉजी था, मेरे फिलोसफी था, इकोनॉमिक्स था, इन सब चीज़ों की मैं ऐसे करता था स्टडी जैसे पेंटिंग भी कर रहा हूँ। तो इन ऑल मुझे पेंटिंग करते करते इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होती चली गई। बाकायदा लाइब्रेरी में 4-4, 5-5 घंटे में पढ़ता था। फिलोसफी की किताब, इंग्लिश राइटर्स के कवियों की किताब, हिंदी राइटर्स के कवियों की किताब, राधा कृष्णन की गीता सार, वो सब मैंने बीए प्रीवियस फाइनल में कर लिया था यहीं पे। तो वो सब करने के बाद मैं यहाँ से बॉम्बे जा रहा था, जे आर्ट्स बॉम्बे में एडमिशन के लिए। तो जब बॉम्बे जा रहा था तो मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया और मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा भगवान नहीं चाहता कि मैं बॉम्बे जाऊँ। मैंने बहुत कोशिश करी पिताजी को ठीक करने की, 4 साल उनकी सेवा करता रहा, कहीं बाहर नौकरी करने नहीं गया और फिर मैं यहीं रह के पढ़ा। तो आपके पिताजी किस जॉब में थे? मेरे तहसीलदार थे। अच्छा, आगरा में? नहीं, आगरा में नहीं, जगह जगह घूमते रहते थे। अच्छा, शिवराहों में थे, बिंदकी थे, देहरादून थे, ट्रांसफर होते थे। हाँ देहरादून भी थे, नैनीताल भी रहे हम। पहाड़ी स्थानों पे मेरा गुजरा है वक्त। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। फिर मैंने यहाँ पे आके एडमिशन ले लिया और बीए से ही, बीए प्रीवियस में जब मैं था तो मैं एमए वालों के साथ एग्जीबिशन लगाता था। जो गुरुजी थे यहाँ पे डॉक्टर आरपी शुक्ला, उन्होंने एक बड़ा छोटा सा वो है कहानी है कि मैं बहुत गब्बू था, बहुत चुप रहने वाला था। तो मैं अपनी पेंटिंग बना के, मैं बांग्लादेश जब हुआ था बना था, तो मैं बांग्लादेश यात्रा करने के लिए गया था। तो वहाँ से कैलकाटा गया था, तो कैलकाटा भी गया था। तो वो बंगालियों की जो धोती बांध के, लांग की धोती बांध के चलती हैं औरतें, वो मुझे बड़ी प्रभावित करती थी। यहाँ के मैंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई कि 3 औरतें जा रही हैं, पीछे से मैं उनकी पेंटिंग बनाई और ऐसी 2-3-4 पेंटिंग बनाई। तो आरपी शुक्ला, मिस्टर आरपी शुक्ला जो हमारे सर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने एमए वालों की पेंटिंग हटवा के मेरी पेंटिंग, 3 पेंटिंग लगाई और उन्होंने कहा नहीं साहब इनकी पेंटिंग हटाइए। उस समय आप वहाँ पे स्टूडेंट थे आगरा कॉलेज में? मैं आगरा कॉलेज में स्टूडेंट था, मैं बीए फाइनल में था ना। अच्छा, प्रीवियस के बाद फाइनल में नहीं, सॉरी ये बीए प्रीवियस की बात है। अच्छा। तो एमए वालों के साथ मेरी एक पेंटिंग लगना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और मुझे लगा कि बहुत अच्छा हो। कौन से सन में आपने वहाँ पे एडमिशन लिया? 71, मैंने 71 में। हाँ 71। तो आपका बर्थ कौन से साल का रहा है? 50, मेरा बर्थ 51 का है। अच्छा, या और ऑफिशियली 53 है। अच्छा। सो मैं वहाँ पे पेंटिंग करता था और एमए वाले जो स्टूडेंट थे उनके पीछे खड़ा रहता था। अच्छा, दब्बू था इसलिए, क्योंकि अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। और देखता रहता वो क्या कर रहे हैं, उसने क्या किया गया, उसने रंग कैसे लगाया, सर कैसे करेक्शन कर रहे हैं, दूसरे सर कैसे, ये सारी बातें मेरे दिमाग में रहती थी कि ये इनको देख के सीख सकते हैं। जरूरी नहीं हम सब काम करें, बहुत सी चीज़ें देख के आती है। तो मैं वहाँ पेंटिंग डिपार्टमेंट में खड़े होकर सीख रहा था। यहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर था आगरा कॉलेज में, कोई काम करने वालों को रोकता टोकता नहीं था। उस समय सर फैकल्टीज कौन कौन थी आपके समय में आगरा कॉलेज में? मिस्टर मगन सिंह आर्य थे, मिस्टर कंबोज थे, मिस्टर मगन सिंह आर्य थे, मिस्टर सुरेश सेठी थे और अर्चना मैडम थी और क्या कहते हैं, एक वो थी डॉक्टर चित्रलेखा सिंह थी। अच्छा। हाँ, तो ये 4-5 जने हमें पढ़ाया करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंबोज साहब से मैं बहुत प्रभावित था। आर्य साहब से भी मैं काफ़ी सीखता था, सेठी साहब से भी काफ़ी सीखता था। दीदी के घर, चित्रा दीदी के घर जाके उनकी पेंटिंग्स की किताबें देख के पढ़ता रहता था। कंबोज साहब की यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो ये मेरी आदत थी कि किसी से भी चुराओ, सीखना है चुराओ, वो नहीं देगा, वो तो अपने आप में बिजी है क्योंकि वो तो आर्टिस्ट बन चुके हैं या कुछ भी है। तो मैं हमेशा ज्ञान को चुराने में बड़ा बिलीव करता हूँ। ज्ञान कोई बांटता नहीं है कि आपको ये ज्ञान बांट दिया, ऐसा नहीं होता। आपको ज्ञान देख के सीखना पड़ता है, उसको अच्छाइयों को लेना पड़ता है, उन्हें उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बात मुझे बीए प्रीवियस में समझ आ गई थी। तो मैं कई बार दिल्ली भी जाता था, तो दिल्ली में भी सारे आर्टिस्टों का काम देखता था, उनसे डिस्कशन करता था, उनकी टेक्निक के बारे में सोचता था और पूछता था आप कैसे बनाते हो, क्योंकि यहाँ आगरे में सफिशिएंट गाइडेंस नहीं था। आगरे में कोई काम नहीं करता था, सिर्फ सेठी साहब कभी कभी एग्जीबिशन लगाते थे और जब सेठी साहब एग्जीबिशन लगाए थे बस उसके बाद फिर मैं एग्जीबिशन लगाता था। सेठी सर ने बाद में एग्जीबिशन लगाना कम कर दिया था, लेकिन मैं चूँकि आगरे में मुझे लगता था कि नहीं, आगरे हमारा घर और हमें अपना घर सजाना चाहिए, हमें अपना घर हमेशा अच्छे से अच्छा रखना चाहिए।
तो मैंने आगरे में बहुत एग्जीबिशन लगाई, करीब 17-18 एग्जीबिशन लगाए आगरे में, और एक माहौल बनाया। उसके पहले एग्जीबिशन कोई आगरे में नहीं लगाता था, आगरा कॉलेज में सीटी साहब लगाते थे। मैंने आगरे कॉलेज से बाहर निकल के सारी एग्जीबिशन लगाई, और यहाँ के जो दर्शक मेरे थे वो सब मेरे पास आने लगे, आगरे के लोग देखने लगे, काफ़ी प्रबुद्ध पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग मुझसे जुड़ने लगे। तो मुझे लगा कि यार अच्छा काम करने का रिजल्ट अच्छा होता है। और पिताजी को पैरालिसिस था, उनकी सेवा करता था, और मैंने अपना पेंटिंग का स्कूल खोल लिया था एक, अच्छा, जिसमें एमए बीए वालों को कोच करते। तब पहले प्राइवेट एमए कर सकते थे, बीए एमए प्राइवेट कर सकते थे, तो मैं एमए बीए वालों को कोच करता था। तो मेरे पास करीब 45-48 स्टूडेंट आते थे। अरे वाह, 48 स्टूडेंट्स का मेरा डिपार्टमेंट था। और सुबह 8:30 बजे से, सर्दियों में भी जब कोहरा होता है, सुबह 8-8:30 बजे से और शाम को 5:30-6 बजे तक क्लासेस चलती थी न्यू आगरा में। न्यू आगरा में अरे वाह, पूरे टाइम। और पूरे टाइम हालांकि 25 स्टूडेंट एमए प्रीवियस के होते थे, 25 फाइनल के होते थे, 2-4-5 उसके होते थे, क्या नाम है, बीए के कुछ, दो एक आध कोई हॉबी का नहीं होता था, हॉबी वालों को नहीं लेता था मैं। तो उतने स्टूडेंट्स सुबह से शाम तक आते थे। तो जो 25 सुबह आना है वो शाम तक रुकते थे काम करने के लिए, और जो शाम को आने होते थे वो सुबह आ जाते थे कि हम सीखेंगे। तो एक तरह से एमए प्रीवियस फाइनल दोनों बच्चे, दोनों स्टूडेंट्स सुबह से लेके शाम 5 बजे 5:30 बजे तक वहीं चाय पीते थे, वहीं खाना खाते थे, और वहीं एंजॉय करते थे। वहीं स्केचिंग और ड्राइंग और पेंटिंग, मॉडल बैठा रहता था, वहीं मॉडल की ड्राइंग करते थे। पूरे टाइम क्लासेस चलती रहती थी, कोई गर्मियों की छुट्टी नहीं होती थी। गर्मियों की छुट्टियों में एक पंखे में 25 स्टूडेंट, 25 से ज़्यादा होते, एक पंखे में, वो सब, वो भी टेबल फैन में, वो सब लोग काम करते थे। तो एक अच्छा सा माहौल बन गया था। तो तभी मैं आगरा कॉलेज में भी क्लास लेता था 1974 के बाद। फिर 74 में 78 का तो मेरा वक्त है। 74 के बाद, अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो 74 के बाद मैं क्लासेस लेता था, और 80 तक क्लास लेता रहा, बिना पैसों के, बिना अपॉइंटमेंट हुए, बिना कोई चवन्नी का फायदा हुए, अपनी जेब से आने जाने का खर्चा और देते थे। आगरा के कला के विकास के लिए सर आपने- इसलिए कि आगरे में कुछ हो, आगरे में अच्छे से अच्छा हो, वरना मैं भी कहीं नौकरी कर लेता और चला जाता। लेकिन मुझे लगा नहीं यार, आगरे में हम रहते हैं, आगरा। और मेरे पिताजी को पैरालिसिस था, तो मैं बाहर नहीं जा सकता था। मेरी माँ भी बूढ़ी थी, तो वो पिताजी की सेवा करती थी, तो मैं आगरा में उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था। ये मेरी समस्या थी। तो 1980 में मेरी शादी हुई, और 1980 से मैं आगरा कॉलेज में, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया डॉक्टर चित्रलेखा सिंह की जगह पे, और मैं 5 साल के लिए आगरा कॉलेज में लेक्चरर हो गया, वहाँ पढ़ाता था। तो जब मैं वहाँ पढ़ाता था, चित्रलेखा मैडम बीच में आप कॉलेज छोड़ दी थी? हाँ 5 साल के लिए, उनको कुछ पीएचडी कर रही थी या कुछ था, तो चली गई थी वो। अच्छा, तो उस समय मुझे चांस मिल गया, मैं वहाँ पे लेक्चरर हो गया था आगरा कॉलेज में। तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ करना है यार, नौकरी छोकरी अपने लिए नहीं बनी, ये मुझे महसूस होता था। तो मैं लगा रहता था किसी तरीके से कुछ ना कुछ। तो दिल्ली जाता था, बॉम्बे जाता था, लखनऊ जाता था, वहाँ जाके स्टडी करने के लिए आर्टिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रेंड्स हैं, वहाँ पे क्या सोच है। दिल्ली में भी काफी समय आप रहे हैं तो दिल्ली में तो? नहीं, मैं दिल्ली में रहा नहीं, दिल्ली में आता जाता बहुत रहा हूँ। रहा तो वहाँ 5-6 महीने, साल भर, डेढ़ साल रहा था। लेकिन दिल्ली आता जाता बहुत था, ये देखने के लिए कि वहाँ के आर्टिस्ट लोग क्या काम कर रहे हैं। और छोटे छोटे आर्टिस्टों से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो नए नए होते थे। सर आगरा कॉलेज है वो फाइन आर्ट्स का हमारे उत्तर प्रदेश में काफी पुराना डिपार्टमेंट है। हाँ, काफ़ी इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं सर कि आगरा कॉलेज मतलब कब शुरू हुआ था, कौन कौन फैकल्टी रही थी? आगरा कॉलेज में पेंटिंग डिपार्टमेंट हुआ है 63-64 में शुरुआत हुई है। डॉक्टर आर पी शुक्ला ने यहाँ शुरुआत करी थी। अच्छा, तब से कंबोज साहब, आर्य साहब और वो काम्बो सर तो ये पढ़ाते थे। ललित अकादमी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। हाँ, ललित कला अकेडमी दिल्ली, सेक्रेटरी रहे थे कि चेयरमैन रह चुके हैं? सेक्रेटरी, यस। तो यहाँ पे एक्चुअली आगरे में एम्पोरियम्स बहुत हैं, फॉरेनर्स बहुत आते हैं। तो एम्पोरियम्स आर्टिस्टों को डेवलप नहीं होने देते। कलाकारों के लिए यहाँ कोई मार्केट नहीं है, एम्पोरियम्स के लिए मार्केट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ रह के पालूम पड़ा। मुझे लगता था कि नहीं, ये फॉरेनर्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोई आर्ट गैलरी नहीं थी, तो हम लोगों को खुशामद किया करते थे कि हमें अपने घर के ड्राइंग रूम दे दो, कमरा दे दो, कॉलेज का एक हॉल दे दो,
कहीं हाँ, क्राफ्ट के लिए आगरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन लेकिन आर्टिस्टों के लिए नहीं है। कला जो हमारे जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के लिए यहाँ या पर गैलरीज के अभाव रहे हैं अभी, तो खैर नहीं, अभी कोई गैलरी नहीं, अभी नहीं है कोई गैलरी। नहीं, अभी सब ललित कला संस्थान में अच्छी नहीं, गैलरी ललित कला संस्थान में 6 महीने हुए हैं, अभी बनी हाँ। है। ये तो मैं तो पूरे आगरे का पूरा बता रहा हूँ, तो 70 की बात बता रहा हूँ। 70 में आगरे में आया था। तो हम लोगों की खुशामद करके कभी गिरजे वालों के यहाँ, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, कभी आगरा कॉलेज में, कभी नगर महापालिका में, कभी सदर में लोगों की खुशामद करते थे, कहीं कहीं भी किसी तरह एग्जीबिशन लगाने का मौका मिल जाए। फिर माधव भवन बन गया तो माधव भवन हमें मिल गया, वहाँ पे हम अपनी एग्जीबिशन लगाने लगे वहाँ पे। तो ये आगरे में माहौल बनाने के लिए, लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कि कला क्या होती है, आर्ट गैलरी क्या होती है, इसके लिए मैंने कहा कि हम जहाँ आगरे में रहते हैं, हालांकि ये मेरी गलती थी, कि मैं सोचता था कि हम आगरे को पेरिस बनाएंगे, हम आगरे को आर्ट सेंटर बनाएंगे, दुनिया भर के लोग आगरे में आएंगे। और मेरे अंदर मुझे लगता था मेरे अंदर वो एनर्जी है, मैं लग गया काम में, लगा रहा काम में। हालांकि ये मेरी गलती थी। मुझे मालूम है आगरे में एटमॉस्फेयर, आगरे में कुछ नहीं है। मुझे मालूम हर आदमी बहुत तसल्ली में रहता है, किसी को ये नहीं लगता कि प्रगतिवादी सोच हो, या ऐसा कि अगर तुम बहुत अच्छी मूर्ति बना रहे हो तो तुम्हारी मूर्ति के वो 5 लाख रुपए देते हैं जिससे तुम्हारी सहायता हो और आगे तुम्हारा वो हो। वो कहेंगे तुम्हारा खर्चा मूर्ति में इतना हुआ, ये लो पैसे, मूर्ति के बनवाई ले लो, बस बात खत्म। दिल्ली और बॉम्बे में मार्केट है, दिल्ली बॉम्बे में आपकी चीज़ की वैल्यू है। बॉम्बे में जाएंगे आप तो आपकी बार्गेनिंग नहीं करेंगे आपसे लोग, ज़्यादातर बॉम्बे में बार्गेनिंग नहीं होती, दिल्ली में बार्गेनिंग होती है। लेकिन दिल्ली में भी खूब पैसा है, लोग पेंटिंग खरीदते हैं। हाँ, लोगों की आदतों में है, कला को एंजॉय करते हैं, वही मेरा मतलब है, करते हैं। बिल्कुल। तो मैं लग गया कि आगरे में लोगों का एक पूरा वो बनाया जाए, एक ज्योति जलाई जाए, जिससे कि सब लोगों को कला की तरफ जुड़ने का मौका मिले। तो मैं जगह जगह एग्जीबिशन लगाता था, लोगों को घर बुलाने जाता था, और अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के घर से पेंटिंग लाता था, 2-2 एक-एक, और एक जगह उनका ग्रुप शो करता था। कोई पैसे नहीं देता था कि उसके, वो सब कुछ मैं इसलिए करता था कि यार मेरा घर है ना आगरा, वो दुनिया में लोग उसे जाने। तो ये सब कुछ चलता रहा गणेश, और चलने के बाद मैं बहुत सीरियसली, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, राइट, और मैं रात दिन लगा रहता था कि कुछ करें, कुछ हो, ठीक है। तो मुझे भगवान की प्रेरणा थी कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लगता था हम कर लेंगे, विल डू। और मैं भगवान की कृपा से लगा रहा। तो मैंने आगरे भर में 16-17 एग्जीबिशन लगाई। फिर मुझे लगा कि यार आगरे में सब लोग बहुत ठंडे बैठे हुए हैं, और जो लोग काम नहीं करते वो आपका पोजीशन और करते हैं, जो एग्जीबिशन नहीं लगाते, पेंटिंग नहीं बनाते, वो आपको देख के खुश नहीं होते, उन्हें लगता है कहाँ से सिर दर्द आ गए। तो वो मुझे जब 17-18 एग्जीबिशन में कर चुका तो मुझे लगा कि आगरे में कोई फ़ायदा नहीं है करने का, यहाँ ना तो बिकती है ना कोई कुछ करता है। हालांकि मेरी पेंटिंग कुछ बिकनी शुरू हो गई थी 1980 से पहले भी, और ये मेरे लिए एक अच्छा संकेत था। तो मैंने 1980 से, जब से मेरी आगरा कॉलेज में नौकरी लगी, मैं रात दिन पढ़ाने में जुट गया। और तुम्हें ऐसा उदाहरण कम मिलेगा कि मैं पढ़ाता था और जो मेरे साथी लोग थे वो इस बात से नाराज़ थे कि तुम क्यों पढ़ाते हो, तुम्हें ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे देखने को। तो मुझे लगता था नहीं यार, इनके प्रति ईमानदारी हमारा सबसे पहला धर्म है। जो नए नए आर्ट पढ़ने आती है स्टूडेंट्स, उनके साथ ईमानदारी से पढ़ाना हमारा पहला धर्म होता है, किसी भी शिक्षक का, प्रवक्ता का, लेक्चरर का, टीचर का, कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करे। तो ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ चलता रहा, और 1985 तक मैंने नौकरी करी आगरे में, आगरा कॉलेज में। और मुझे लगा कि अब ये नौकरी वोकरी मेरे बस की नहीं है, और ना ये नौकरी मेरे लिए बनी। अगर मैं करता रहूँगा तो दिमाग बंध जाता है। अगर आप कहीं खासकर अगर आप टीचर बन गए तो आपका दिमाग बंध जाता है। आप अपने आप को अपने दिल के जो जज्बात हैं उनको खोल के दूसरों के सामने नहीं रख सकते। आपकी सीमाएं हैं भाई, एक प्रवक्ता, एक टीचर की सीमाएं होती हैं। आप न्यूड स्केचिंग कर रहे हैं, न्यूड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप टीचर होने के बाद ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नैतिक सीमाएं हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांस हो तो आप जो चाहें करिए।
हाँ ये तो है, क्योंकि वहाँ पर टीचिंग होता है और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती वो हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी दूसरा होती होता हैं है कि और नैतिक दृष्टि से भी आप काफ़ी बंधे हुए होते हैं। तो मैं कविताएं लिखता था, मैं हाँ सब आप सर, आपका एक और ये खास गुण है कि आपने जो शिक्षा है आपकी पेंटिंग हुई, लेकिन आप मल्टी डिसिप्लिन रहे हैं। तो आप वही भगवान की कृपा है, फोटोग्राफर भी हैं भगवान की कृपा है। और और स्कल्प्टर भी हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप कितनी सारी मूर्तियाँ आपने म्यूरल की हुई हैं बाहर। हम्म, म्यूरल्स तो हैं, मूर्तियाँ आपकी तो फाइबर ग्लास में, अन्य माध्यम मूर्तियाँ हैं। तो क्या हुआ गणेश की वो सब कुछ काम चल रहा था और मैं लगा हुआ था बुरी तरीके से। 85 में मुझे महसूस हो गया कि अब मुझे सीरियसली आर्टिस्ट बनना चाहिए। लेकिन तुम्हें ताज्जुब होगा, 85 से फिर मैंने फोटोग्राफी का स्टूडियो खोला और मैं पूरी मेहनत और ताकत से फोटोग्राफी की एग्जीबिशन, वो फोटोग्राफी करने लगा। बड़े बड़े कैमरे, दुनिया के सबसे अच्छे, दुनिया की सबसे लेंसेज, वो खरीद के मैं काम करने लगा। तो फोटोग्राफी मेरी बहुत डेवलप 85 के बाद। 85 के बाद। काम तो पहले से होने करता, तो पहले भी फोटोग्राफी था, लेकिन कैमरे शैमरे मैंने 85 के बाद अच्छे अच्छे खरीद लिए, 83 4 में। और मैं फुल खुल्लम खुल्ला फोटोग्राफी करने लगा। और ऐसी फोटोग्राफी करने लगा कि जब 1980 में इंडिया में तो 19 आप जो फोटोग्राफी प्योरली आर्ट फोटोग्राफी करते थे कि जैसे जैसे आई एम टेलिंग यू 80s में इंडिया में कलर्ड फिल्में नहीं धुलती थी, कलर्ड स्लाइड नहीं धुलती थी, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से धुल के आती थी। अच्छा सर। मैंने अपनी लेबोरेटरी में, अपने घर के अंदर एक कमरे में लेबोरेटरी बनाई और मैं कोडाक, एक्टाक्रोम, एग्फा और वो फिल्म स्लाइड फिल्म इज ए वेरी टिपिकल थिंग, वो अपने यहाँ धोने लगा था। अरे वाह। और एनलार्जर खरीद के लाया, एनलार्जमेंट बनाने लगा था, कलर्ड फोटो एनलार्जमेंट, वो एनलार्जमेंट बनाने लगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वरना कोई सोच नहीं सकता था कि 1978-77 में कोई कलर लैब अपने घर में लगा के काम कर सकता है। तो ये भगवान की कृपा से चलता रहा। हाँ मैं खुद देख रहा हूँ 90s में हम लोग फोटोग्राफ कराना भी मतलब एक बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती थी। फोटोग्राफर्स का बहुत बड़ा वो होता था। तो मैं वो रात दिन इसलिए लगा रहता था कि नहीं यार, हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता था ऐसा कोई काम नहीं है, आदमी अगर चाहे तो नहीं करे, सब कुछ कर सकता है वो। फोटोग्राफी करी, स्लाइड फिल्म खींची, स्लाइड फिल्म धोनी सीखी, फोटोग्राफ बनाने सीखे, कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ पे एनलार्जमेंट बहुत बनाए, एग्जीबिशन लगाई अपनी, और ये काम चलता रहा 88-9 तक। तब तक मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया। पहले तो मैं अगर बताऊं, मैं बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि अगर कोई कहे कि मैं आर्टिस्ट हूँ। पहले आर्टिस्टों की औकात ये होती थी, गणेश, उनको चाय और समोसे प्लेट में रख के दे दिया जाता था कि बाहर बैठ के मास्टर साहब खाएंगे। साथ बैठ के उनको खिलाना पिलाने की भी वो नहीं हुआ करती थी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 80s से पहले, वो 75 से 72-3 से पहले, समझ गया ना। तो उस समय ये बड़ी इंसल्ट फील होती थी कि हम क्या है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मैं 88-89 तक ये नहीं डिसाइड कर पाया कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। ये 4-5 साल में, 5 साल तो पढ़ा है मैंने, 80 से 85, तो 85 से 88-9 तक मैं ये कह नहीं पाता था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। मैं फोटोग्राफर बन गया, मैं फोटोग्राफी करने लगा, कमर्शियल फोटोग्राफी करने लगा, शादियों में फोटोग्राफ खींचने जाता था, वीडियो फिल्म बनानी शुरू कर दी मैंने तभी से। वीडियो कैमरा खरीद लिया, क्योंकि फोटोग्राफी बहुत महंगी है, वेरी कॉस्टली। तो मैं कैमरे शैमरे सब फोटोग्राफी में, कमर्शियल फोटोग्राफी करता था। 2-3 लड़के रख रखे थे, वो शादियों में खींचते थे, तो पैसा मेरे पास आता था। फोटोग्राफी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे 85 से लेके 89-90 तक वक्त कट गया। 90 में मैंने लखनऊ में एग्जीबिशन लगाई, वहाँ मेरी 4 पेंटिंग बिकी, तो मज़ा आ गया। मैंने कहा यार, वहाँ सबने कहा कि आप क्यों आगरे में पढ़े, आपकी पेंटिंग का बहुत अच्छा काम है। मेरी 4 पेंटिंग बिक गई, तो मेरे लिए बड़ा खुशी का वक्त था कि 88-9 में मेरी 4 पेंटिंग बिक गई और एग्जीबिशन लगा के आया मैं। तो मेरी अखबारों में खूब अच्छा रिपोर्ट निकली, नेशनल हेड में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात थी कि अच्छा हुआ। देन आई स्टार्टेड कि अब आर्टिस्ट बना जाए। अच्छा, फिर आपने पूर्ण रूप से मन बनाया कि पूरे तरफ से मैंने कहा बना जाए, और आर्टिस्ट ही मेरे लिए लिखा है भाग्य में। तो मैं पेंटिंग बनाने लगा, पेंटिंग मतलब पेंटिंग बनाता ही था, फिर मैं आर्टिस्ट की तरह पेंटिंग लगाने लगा। और मैं एक और बता रहा हूँ उदाहरण, छोटी सी बात, कि लोगों को लगता है हम क्या बनाएं, सबके मन में होता है, और जो यंग आर्टिस्ट लोग होते हैं, हम क्या करें, वो तो सब कुछ काम बहुत हो चुका।
तो मेरे दिमाग में भी ये था कि यार ये सब काम लैंडस्केप सीनरी पिंडी बहुत हो चुकी ना, हमें कुछ ऐसा करें वैसा करें। उधर पिकासो का दिमाग में था, सेजा रेब्रा का था, मतासे का था, तो इन सब का दिमाग में था कि हाँ ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आगे कैसे निकला जाए। ये घमंड हर एक को होता है कि हम बहुत अच्छा जानते हैं। लेकिन जब मैं अचानक एक बार गंगोत्री गया, जब भूकंप आया था, तो गंगोत्री जाके जो मैंने देखा और जो प्रकृति का सौंदर्य मेरी आंखों में उतरा, तब मुझे लगा हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो शून्य भी नहीं है, वो बिखरा पड़ा है, वो खूबसूरती बिखरी पड़ी है। गंगोत्री कौन साल में गया? मैं गया था शायद 88-9 में गया था, तभी की बात है। तो मैं तब तक लिखने लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी कविता जब मैं गंगोत्री से दूसरी बार लौट के आया, 98 नंबर नोट हुआ, जब लौट के आया तब लिखी थी। मुझे गंगा जी ने बहुत प्रेरित किया था, वो बताऊंगा मैं तुम्हें। तो मैं जब गंगोत्री गया तो मुझे लगा कि दुनिया में हम कुछ भी कर लें, प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी फैली हुई है, इतनी वृहत है कि उसकी परतों में हम छू भी नहीं सकते, पहुंच भी नहीं सकते। तो मैं लौट के आया और लैंडस्केप में अपना दिमाग लगाया। वो जो मेरे लखनऊ में बिके थे वो लैंडस्केप भी बिके थे। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं लैंडस्केप भी बनाऊं, सब लोग बनाते हैं पहाड़, नदी, तालाब, समुद्र, लेकिन उसके बाद भी मेरा लैंडस्केप बिका, तो मैं बड़ा खुश हो गया। तब से फिर मैं भैया अपना स्टूडियो में बहुत सीरियसली बैठ के, कुछ पेंटिंग बिक जाती थी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ आगरे में, कुछ दिल्ली में, कुछ गुड़गांव में, और क्या नाम है, लखनऊ में बिकी चुकी थी। तो मुझे सब लोगों ने कहा, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे पुराने, मेरे दोस्त बन गए थे वो, उन्होंने सबने कहा कि आप आगरे में क्यों पड़े हैं, आप यहाँ आ जाइए, दिल्ली आ जाइए, दिल्ली आके रहिए, यहाँ बिकते भी हैं और आप काम भी आपका ठीक है। तो मुझे लगता था नहीं, ये मेरी माँ जिंदा थी, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता था, तो मैं उन्हें छोड़ के नहीं गया। मैंने कहा यार नौकरी वोकरी छोड़ो, सबसे पहले ज़रूरी अपने माँ बाप होते हैं जिनकी सेवा करना हमारा पहला धर्म है। तो मैं उनकी सेवा करता रहा और यहीं रहा। फिर वो 95 में करीब वो चली गई थी। उसके बाद फिर 2000 तक मैं बिल्कुल अंडरग्राउंड रहा। अंडरग्राउंड माने स्टूडियो, सोना, स्टूडियो, खाना, सोना, स्टूडियो, खाना, सोना, दैट्स ऑल। लोगों से बहुत कम मिलता था, बहुत कम हेलो हाय होती थी, दोस्तों से भी नहीं मिलता था, कार्यक्रम में ही बहुत कम जाता था किसी के। तो मुझे लगता था कि यार अब ज़िंदगी का कीमती वक्त है, अगर हमने बर्बाद कर दिया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये मुझे हमेशा गम सताता रहता था, आज भी सताता है कि अगर मैं 4 घंटे वो खाना खाने के बाद सो जाता हूँ तो, या लेट जाता हूँ, या 4-5 घंटे इधर उधर मस्तीबाजी करता हूँ, तो मेरे ज़िंदगी के 4-5 घंटे बेकार कर दिए। इसलिए नहीं कि 4-5 घंटे और लोग भी बेकार करते हैं, इसलिए कि मैं इन्हें यूज़ कर सकता था और मैंने यूज़ नहीं करे। 4-5 घंटे बेकार करना, घूमना फिरना अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं जानता हूँ तो मैं 4-5 घंटे 10 घंटे घूमूँ, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ आता है और सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे अपनी योग्यता अनुसार करना चाहिए। ये डिप्रेशन मेरे दिमाग में आज भी रहता है। तो भैया मैं 85 के बाद 2000 तक बिल्कुल सीरियसली माने सीरियसली पेंटिंग में लगा रहा। कुछ बिक जाती थी, पैसे आ जाते थे, काम चलता। फोटोग्राफी बहुत सपोर्ट करती थी। उन्हीं दिनों मैंने स्कल्पचर डेवलप किया। हाँ, और एक कबाड़ी की दुकान पे बैठा हुआ था, वो चाय पिला रहा था मुझे। मेरी कबाड़ियों से बहुत दोस्ती थी, छिपी टोले में एक जगह है, वो तरह तरह की मशीनें उनकी पुर्जे उनको देखा करता था बैठ के मैं। तो एक कबाड़ी के पास बैठा तो वो चाय मुझे पिला रहा था, चाय पी रहा था। उसी समय एमसील मार्केट में आई थी। अच्छा। एमसील, तो मैं बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि साहब ये एक बेचा कि तो इसको ऐसे लगाना एमसील को। तो मैंने कहा क्या है? हाँ, एमसील से आपने तो बहुत काम किए मुझे। हाँ, तो एपॉक्सीज। तो मैंने कहा क्या? बोला एपॉक्सी है। तो मैंने कहा है क्या चीज़? बोले साहब ये जो टंकी लीक करती है ना, उसमें लगाने की चीज़ है। तो मैंने कहा देना। उसने मुझे इतनी सी दी, तोड़ के, बेच चुका था वो, इतनी सी उसने दी है। भाई साहब इसको आप देखो, ये है मेरे पास। मैंने उसकी गोली सी बनाई और यूँ करा। तो मैंने कहा और 2 मिनट में सूख गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, 2 मिनट में सूख गई। तो मैंने कहा भाई ये क्या भाव मिलती है? तो उससे रेट्स पूछा है। घर आया मैं, घर आके मैंने वो एमसील खरीद ली, उसी के पास गया। सब जगह मिलती थी लेकिन उसी के पास गया। मैंने यार वो मुझे चाहिए, उसने दे दी। उसके बाद मैंने तब तक पत्थर की बना चुका था, सीमेंट की बना चुका था,
मट्टी की बना चुका था, लेकिन वो सब टूटने वाली होती थी। पत्थर की इतनी भारी भरकम रखो, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है कि तुम इतनी बड़ा स्कल्पचर उठा के ले जाते हो, रख देते हो एग्जीबिशन में। तो मैंने कहा ये तो बड़ा चक्कर है, अगर हम 10 बना ली तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए इतने पैसे तो थे ही नहीं, और साफ सी बात है यहाँ से वहाँ तो उठाएंगे, ट्रक ले जाएं आप, ट्रक में आप 10 स्कल्पचर लेके आए आगरा कॉलेज, ट्रक में आप 10 कॉलेज वापस लेके जाएं, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाए। तो मैंने पत्थर की मूर्ति 3-4 बनाई, उसके बाद छोड़ दी, स्टॉप कर लिया अपने आप को। नहीं, मैंने कहा पत्थर नहीं, मट्टी टूट जाती है, सीमेंट जहाँ पे आप रख रहे हैं वहीं पे ठीक है, आप उसको इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो मैं परेशान तो था ही। ये मुझे एमसील जब से मिल गई, फिर मैंने इसकी पूरी साइंस पढ़ी, कैसे बनती है एमसील, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, तो बहुत हैंडी है, काम करने में बहुत हैंडी है, बहुत बड़ी जल्दी सूख जाती है, बस ये प्रॉब्लम है। हाँ, वो जल्दी हार्ड हो तो जाती है। मैंने कहा कि मान लो हम धीरे धीरे बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कुछ लोग बहुत जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलते हैं, सब जिंदा है ना, सबकी बात समझ में सुनाई आती। तो ठीक है, जल्दी जल्दी सूखने वाली स्टाइल डेवलप की जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी सूखने वाली स्टाइल डेवलप की और एमसील से मैं मूर्ति बनाने लगा। वो 2000 में एमसील की मूर्ति को मुझे स्टेट अवार्ड मिला वाह, स्कल्पचर में। मैं पेंटिंग का आदमी, फोटोग्राफी करता था, कविताएं लिखता था, और स्कल्पचर में मुझे अवार्ड मिला। तो मैं बहुत खुश। एकेडमी अवार्ड, मैं स्टेट स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का एक कंपटीशन होता है, जिसमें पवार साहब जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के थे वो जज बन के आते हैं। अच्छा, तो वो आए थे, तो वहाँ मैंने स्कल्पचर भेजा था, तो मुझे एक स्टेट अवार्ड मिला वहाँ पे। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे स्कल्पचर में स्टेट अवार्ड मिल गया। मैं कर तो पेंटिंग रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ। तो ये राज्य ललित अकेडमी द्वारा यस यस। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो स्कल्पचर मान ठीक ठाक बन रहा है, सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, अवार्ड मिल गया। तो मैं स्कल्पचर में सीरियसली जुट गया और अब मैं स्कल्पचर करने लगा भैया। तो कविताएं बराबर लिखता था, बराबर माने लगभग 1-2 दिन छोड़ के रोजाना। तो एक तरह से साहित्य, काव्य साहित्य, कला आलोचना। और चूंकि दिल्ली जाता था मैं, तो दिल्ली में आर्टिस्टों से बहुत डिस्कशन होता था, मेरे बहुत बातें करता था, हर एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेता था। तो मैं ताज्जुब होगा कि मैं अपने से बड़े और छोटे, अंबादास से लेके, और एक वो थे जो सफ़ेद सफ़ेद बड़े गोरे से, क्या नाम था उसका, एक आर्टिस्ट थे बहुत बुढ़े, डेथ हो गई उनकी, उनसे लेके जाने जो जो मिलता था मैं हर एक से खूब सवाल पूछता था, खूब बातें पूछता था, और सीखता था, कोशिश करता था कि उनके टेक्निक को सीखा जाए, उनकी स्टाइल को सीखा जाए, वो क्या सोचते हैं, उनके विचार कैसे, ये सब कुछ चलता रहता है। तो ये सब काम 2000 तक चलता रहा। सर, मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा कि आपकी जो कलाकृतियाँ हैं, आपकी जो पेंटिंग्स हैं, आपके जो स्कल्पचर्स हैं, आपकी जो कविताएं हैं, आपकी जो फोटोग्राफी है, इनसे आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह से यह समाज की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सार्थक हैं? तो आपकी अभिव्यक्ति का क्या कंसेप्ट है, क्या थीम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत ये लाभान्वित करेंगे। तो देखिए, जब भी आप पेंटिंग बनाएं, ये उद्देश्य दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हमारी बात समाज तक पहुंचे या हम समाज को कुछ दें, क्योंकि कलाकार एक स्वतंत्र प्राणी है और जो उसके मन में आता है वो उसको अभिव्यक्त करता है। मैं भी हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरी चीज़ें दूसरों को लाभ दें, फ़ायदा करें, दूसरों को आनंद दें, लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है और किसी भी कलाकार का ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए कला का उपयोग करे। कलाकृति स्वतंत्र है, कलाकृति वो है जो आर्टिस्ट मन में चाहता है वो अभिव्यक्त करता है। तो अगर हम ये मन में रखें कि हमारी चीज़ से समाज की को मैसेज पहुँचे या हम समाज को प्रेरित करें या समाज को हम कुछ दें इसलिए पेंटिंग बनाए, तो पेंटिंग नहीं, वो क्राफ्ट हो गई, दैट इज़ क्राफ्ट। अगर आपका कुछ, जैसे कमर्शियल आर्ट है, उनका उद्देश्य होता है किसी बात का प्रचार करना, ठीक है, जैसे किसी उपदेश का प्रचार करना या किसी वस्तु का प्रचार करना। तो आर्टिस्ट तो अपनी जो अंदर है, जो उसको महसूस करता है किसी चीज़ को देख के, एटमॉस्फेयर को देख के, रंगों को देख के, पहाड़ नदी तालाब को देख के, उसको अभिव्यक्त करता है अपने तरह से, और यही कलाकृति का सौंदर्य है। अगर कलाकृति में हम ये सोच लें पहले से कि हम वो बनाएंगे जो लोगों को पसंद आए, हम वो बनाएंगे जो लोगों को मैसेज भेजे, तो फिर ये काम एक कमर्शियल आर्टिस्ट करता है और ये उन्हीं को करना चाहिए, वो मशीनरी वाला काम है।
तो कलाकार अपने मन की अभिव्यक्ति करता है, किसी चीज़ को जैसे सोचता है, देखता है, महसूस करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो मैं भी कला में जब भी पेंटिंग बनाता हूँ, चाहे वो बिके या ना बिके, जरूरी नहीं कि सारी पेंटिंग बिक जाएं। 4-5 हज़ार पेंटिंग बनाने के बाद ऐसा नहीं कि सारी बिक जाती हों, लेकिन रोज बनानी पड़ती हैं, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मुझे वो आनंद महसूस होना चाहिए। फिर वो अगर सोसाइटी में महसूस होता है, अगर वो किसी दर्शक को आनंद देता है, अगर वो लोगों के तक कोई मैसेज पहुंचाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं है, और वो किसी भी कलाकार का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो किसी कलाकृति के माध्यम से किसी धर्म का प्रचार करे, समाज की किसी बात का प्रचार करे। हाँ, अगर धर्म को भी फ़ायदा होता है तो अच्छा है, समाज को फ़ायदा होता है, नई आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होता है तो अच्छा है। हम इसीलिए एग्जीबिशन लगाते हैं। लेकिन एग्जीबिशन लगाने के लिए पेंटिंग नहीं बनाते। जो एग्जीबिशन लगाने के लिए पेंटिंग बनाते हैं या स्कल्पचर बनाते हैं या कोई म्यूज़िक की वो लय तैयार करते हैं, वो तो फिर क्राफ्ट हो गया। जैसे मैं लोगों को कोई संदेश भेजने के लिए एक तरह से करूँ। कह सकते हैं कि ये आत्म अभिव्यक्ति है। यस, पेंटिंग कलाकृति आत्म अभिव्यक्ति है। अगर आपकी आत्मा के अंदर वो महसूस नहीं कर पाते, आप उन संवेदनाओं को अंदर से नहीं निकाल पाते, आप उन संवेदनाओं के लिए जो आपके संस्कार हैं उनके साथ जोड़ के अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते कैनवास के ऊपर, तो वो कलाकृति नहीं है। हाँ, एक बड़े टर्म में जो कलाकार का जो उद्देश्य है कि आत्म अभिव्यक्ति पर बिल्कुल। अपनी कलाकृति तो अपने अपनी क्या है ना कि अपने अस्तित्व को जानना, बिल्कुल। इस पूरी समग्र सृष्टि को जानना, परमात्मा को जानना। यस, अपनी कला तपस्या से कलाकार एक बिंदु पे केंद्रित करके, बुरुश की एक नोक पे या छेनी हथौड़ी की एक उसके ऊपर केंद्रित करके एक साधक की तरह एक शक्ति प्राप्त करता है। उस शक्ति के द्वारा वो एक आनंद तक पहुंचने का मार्ग ढूंढता है, कागज के ऊपर, पत्थर पे या स्थापत्य कला में। तो वो उस बिंदु के ऊपर केंद्रित करके, ऐसा नहीं कि चित्रकारी करता हो, मूर्तिकार भी करता है, स्थापत्य कला का भी करते हैं, तो वो सबको केंद्रित करके उस बिंदु की तलाश करते हैं जहाँ आनंद मिले। और वो जब कलाकार को मिलने लगता है, वो बिंदु वहाँ पहुँचने लगता है, तो उसके मन में ये प्यास उठती है कि हम ये आनंद दूसरों तक भी पहुँचाएं, हम ये आनंद अपनी कलाकृति के माध्यम से लोगों को भी आनंद मिले। तो आनंद की प्राप्ति, आनंद का अनुभव कराना, कला रसिक गणों को आत्म आनंद की अभिव्यक्ति करना, ये कलाकृति का सबसे प्रमुख गुण है, और यही कलाकार की सबसे सच्ची कला तपस्या है। एक कहावत भी, आर्ट फॉर आर्ट सेक। यस, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कला कला के लिए है। देखिए, समाज में संदेश जाता है, बहुत अच्छी बात है, धर्म प्रचारित होता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो कलाकृति नहीं है। और हमारे देश में तो मतलब कला अपने आप में एक योग है, बिल्कुल, तपस्या है, अपने आप में ये स्वयं को जानने का मार्ग है, बिल्कुल, इस अस्तित्व को जानने का मार्ग है। बिल्कुल। तो योगी ये किसी भी और नजरिए से कोई मैसेज दे तो वो बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही पूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि कला तपस्या आपको आनंद देने के लिए है। तपस्याएं जो भी हैं वो आपको आत्म आनंद के लिए होती हैं, वो दूसरों को आनंद देने के लिए तपस्याएं नहीं होती। हाँ, अगर आपकी तपस्या से जो सार निकले, जो आनंद निकले, जो दूसरे लोगों को आनंद मिले, दूसरे लोग के काम आए, दूसरे लोग भी उसको देख के प्रेरणा लें, तो अच्छी बात है। लेकिन कलाकार का ऐसा उद्देश्य नहीं होता। दूसरा सवाल था कि आप क्या सोच के पेंटिंग बनाते हैं। मैं बिल्कुल पेंटिंग नहीं बनाता, वो भगवान है जो बनवाता है। और अब भी मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, और एक कोरा कागज देख के मुझे अब भी वही डर लगता है जो शुरू में लगता था। अब भी मेरा दिल कांपता है, अब भी मुझे लगता है कि कहीं खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं लगता कि मैं इतना काम करने के बाद और भी काम 1 मिनट में कर लूँगा, या ऐसा होगा मैं यूँ बैठूंगा यूँ बना लूँगा, ऐसा नहीं होता। डर से आज भी मेरे दिल कांपता है, रूह कांपती है कि कहीं कैनवास खराब ना हो जाए, कहीं रंग खराब ना हो जाए, कहीं गलत ना बन जाए। तो वो डर मुझे अब भी लगता है। तो जब एक आपकी मनस्थिति, मुझे मैं एज ए क्रिटिक बात कर रहा हूँ, जब आपकी मनस्थिति ये कहती है कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते।
आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए प्रकृति के प्रति, आप भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए, आप उस शक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए जिसने आपको बनाया। आप उसको उस अनंत शक्तियों में अपने आप को लीन कर लीजिए, तब आपको आत्म आनंद मिलेगा, तब आप आनंद को छू सकते हैं। फिर आप उस आनंद को अपने संस्कारों के साथ मिला के एक्सप्रेस करेंगे, जो आपकी कला तपस्या के ऊपर है कि आप कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना अच्छा अपनी बातों को कैनवास के ऊपर उतार सकते हैं, या गीत में उतार सकते हैं, या कविता में उतार सकते हैं, या नृत्य में उतार सकते हैं। तो ये आपके जो कला तपस्या है उसको, उसका जो आत्म आनंद है वो आपको आनंद देगा और दूसरों को भी खुशी रखेगा, आनंद देगा। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये कागज़ खराब हो जाए, ये वो हो जाए तो कलाकृति खराब हो जाएगी, लेकिन उस डर की वजह से ही शायद मुझे लगता है ये पेंटिंग कुछ नहीं। मुझे एक दिन मज़ा आता है पेंटिंग बनाने में, दूसरे दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन मैं ये भूल जाता हूँ मैंने कल क्या बनाया था। मैं रोज़ करीब करीब बैठ के भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ कविताएं लिखता हूँ, कुछ ना कुछ, कभी 2 भी हो जाती हैं, कभी 1 भी, कभी 4-5 भी हो जाती हैं। लेकिन तुम मुझसे कहो कि 4 लाइन सुना दीजिए तो मुझे 2 लाइन भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने कल क्या लिखा था। क्योंकि अगर मैं याद रखूँगा, मुझे लगता है अगर मैं याद रखूँगा तो मुझे घमंड हो जाएगा और मेरे दिमाग में ये रहेगा ये मैंने लिखा है, ये मैंने गणेश को सुनाया था तो मज़ा आ गया, लोगों ने वाह वाह भी, तो अब मैं फिर ऐसे ही लिखूँगा, फिर मैं वैसे ही लिखूँगा, फिर मैं अपनी अनुकृति करने लगूँगा, फिर मैं एक शिल्प में फंस जाऊँगा, एक क्राफ्ट में फंस जाऊँगा कि मैं वही लिखूँगा जो गणेश को पसंद है, मैं वही लिखूँगा जो पब्लिक में वाह वाह हुई है। ऐसे लोग जो अपने आप को रिपीट करते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है, उनकी साइकोलॉजी, कि हम अगर ये करेंगे तो हमारी तारीफ होगी, हम ये करेंगे तो लोग हमारी गुण गाएंगे कि हमने बहुत अच्छा किया। मुझे उस चीज़ से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अपनी कला शैली बदलता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। जवानी में बहुत करता था, अब इस उम्र में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते में डर लगता है। अब लगता है कि नहीं, हमने जो किया उसको और अच्छा बनाओ बस। सर एक और सवाल करना चाहूँगा सर, वो ये है कि आप बहुत अच्छे कवि हैं, कला समीक्षक हैं, लेखक हैं, तो आज की जो भारत में क्या क्या कला जो परिदृश्य क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, और आगे जो भारतीय कला को किस तरह से आगे विकसित होना चाहिए, और आने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनको अपने करियर के विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक अच्छे कलाकार बन सकें? भाई अब क्या है कि आजकल के युग में एक्सपेरिमेंट्स बहुत होने लगे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स, मैं मानता हूँ कि आधुनिक चित्रकला का ये गुण है कि वो प्रयोगात्मकता होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जो आजकल ज़्यादातर कलाकारों का होने लगा है। कुछ लोग रंग बखेरने लगे हैं, कुछ कपड़े से लगाते हैं, कुछ कागज़ से वो भी पेंटिंग बन जाती है। लेकिन कुछ जो लोग कला तपस्या नहीं करते, कला साधना नहीं करते, अपनी कला में नहीं रमे रहते, वो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कुछ भी करके आजकल शो करने लगे। दैट इज़ नॉट आर्ट। एक एक आपके अंदर शोमैनशिप है, बहुत अच्छी बात है, शोमैनशिप में आप जो कुछ करें बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप अपने अंतः मन को एक एक केंद्रित करके और अपनी कला तपस्या में लीन रहते हैं, और उसके बाद जो कुछ अच्छा निकलता है वो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी पेंटिंग्स में हमेशा प्रकृति से प्रेरणा लेता हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगता कि आदमी औरतों की तस्वीरें खराब होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे उसमें भी प्रकृति दिखलाई पड़ती है। मैं ज़्यादातर लड़के, लड़कियां, औरत, आदमी, बच्चों की, बड़ों की जब भी तस्वीर बनाता हूँ, मेरा मन, मेरा हृदय जुड़ा रहता है प्रकृति प्रेम से, मेरा हृदय जुड़ा रहता है गंगा के बहाव से, पहाड़ों की, नदी तालाब के जो एक हवा बहती है वो मेरे अंदर अभी बहती रहती है। मैं उस लय से निकल नहीं पाता, और नहीं निकल पाता इसलिए मैं घर में आके भी अपने स्टूडियो में बैठ के भी पहाड़ों के, नदियों के, तालाबों के लैंडस्केप बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ, कहानी, कविताएं लिखता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि जो मैंने वहाँ महसूस किया वो मेरे अंदर चला गया। अब वो अंदर से कैसे बाहर आए, आ ही नहीं पा रहा पूरा, लगता है आपको कुछ रह गया, नहीं मज़ा नहीं आया इसमें कुछ वो, ये हमेशा रहता है मन में। इस वजह से शायद मैं बनाता करता रहता हूँ,
लगा रहता हूँ। मुझे लगता है स्कल्पचर में कुछ नहीं आया, दूसरा स्कल्पचर बनाओ तब कुछ शायद अब की बार ठीक हो जाए। शायद ये पेंटिंग अगली बार को मैं ऐसी बनाऊँ, शायद ये कविता की लाइन ऐसी की जगह ऐसी लिख देता तो शायद। ये डर भी बना रहता है, ये उत्सुकता भी रहती है, और मुझे हमेशा रहता है कि नहीं कर पाया तो मुझे रात को नींद नहीं आती। पिछले 6 महीने में नींद से परेशान रहा, 6 महीने मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को। जब भी होता था पूरी रात जगता रहता था। उसमें इलाज भी कराया, डॉक्टरों के पास भी गया, लेकिन वो नींद नहीं रेगुलर हो रही थी। लेकिन उस समय जो कविताएं लिखी गई, उस समय जो कुछ किया गया, वो सर्वश्रेष्ठों में से एक है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो भगवान की कृपा थी, शायद भगवान ने इसलिए नींद छीनी थी सर कि मुझे। कुछ कोई कविता आप सुना सकते हैं तो? मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। अभी ताजी लिखी हुई एक कविता मैं सुना रहा हूँ, और जैसे मैंने बताया मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कल क्या किया था, कल क्या क्या लिखा था। 1-2 लाइन भी याद नहीं है, तो इस गणेश ने कहा है तो इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस्म पिघला और बह गया, जिस्म पिघला और बह गया, गर्म मोम की नदियां बर्फ पर कैसे बहीं, मुश्किल था मगर ये भी हुआ। जिस्म पिघला और बह गया, गर्म मोम की नदियां बर्फ पर कैसे बहीं, मुश्किल था मगर ये भी हुआ। आंख से टपका लहू और भाप बन गया, आंख से टपका लहू और भाप बन गया, कहाँ गया लाल रंग पता नहीं। स्वर्ग नरक कहते हैं, सुख दुख के द्वार हैं वहां पर। कहाँ गया लाल रंग पता नहीं, स्वर्ग नरक कहते हैं, सुख दुख के द्वार हैं वहां पर। अपने अंदर का सुख और दुख जो पृथ्वी से उपजा है वो भी मेरा है। अपने अंदर का दुख और सुख जो पृथ्वी से उपजा है वो भी मेरा है। आत्मबल और क्षीण काया, तप और मोक्ष सब यही पृथ्वी पर है। आत्मबल और क्षीण काया, तप और मोक्ष सब यही पृथ्वी पर है। किसी छल प्रपंच का माया जाल अमर नहीं हो पाया मोक्ष की कामना में। किसी छल प्रपंच का माया जाल अमर नहीं हो पाया मोक्ष की कामना में। सदियां बीत गई, इंसान वहीं का वही है। कभी गिर जाते हैं जीवन मूल्य, कभी कोई अपने अंदर से देवत्व के द्वार खोल देता है। कभी गिर जाते हैं जीवन मूल्य, कभी कोई अपने अंदर से देवत्व के द्वार खोल देता है। आशा निराशा के घनघोर अंधेरों से खुद का आत्मबल ही आपको खड़ा रखता है। पीछे झुंड और जलूस एक आंधी के शोर से अधिक कुछ भी नहीं है। खुद तपना होता है, रंगने से सोना नहीं बनता। पीछे झुंड और जलूस कुछ भी नहीं है, एक आंधी के शोर से अधिक कुछ भी नहीं है। खुद तपना होता है, रंगने से सोना नहीं बनता, ढलने के लिए पिघलना होता है। खुद तपना होता है, रंगने से सोना नहीं बनता, ढलने के लिए पिघलना होता है। गर्मी सर्दी बरसात आती जाती है, लक्ष्य को मजबूती से थामने के लिए भ्रम विभ्रम माया मोह की चादर से निकल खुद के साक्षात्कार की तपस्या करनी होती है। खुद को पाने की पूजा ही श्रेष्ठ लक्ष्य है, और यही सार्थक जीवन है, और यही जीवन की सार्थकता है। बहुत सुंदर। तो ये एक मेरी कविता है, कोई और बताइएगा? हाँ, मैं अभी एक और भी नई कविता सुनाता हूँ। मैं अक्सर प्रकृति से और पहाड़ नदी तालाब इन सब से बहुत प्यार करता हूँ, और वहाँ अक्सर जाके उसे महसूस करने की कोशिश करता हूँ। मशरूम की छतरियां लेकर बारिश में भीगे हम तुम। मशरूम की छतरियां लेकर बारिश में भीगे हम तुम। तितलियां मुस्कुराई बखेर कर रंग, और पास आई बोली चलो कहीं घूमने चले सनम, चलो कहीं घूमने चले सनम। बूंदों को पकड़कर इन बुलबुलों पे चलकर, बूंदों को पकड़कर इन बुलबुलों पे चलकर, आसमां से टपकी बारिशों में तैरते फूल पत्तियों में रहें। आधे लेटे आधे बैठे तुम और हम, मशरूम की छतरियां लेकर बारिशों में भीगे हम और तुम। सहला रही हैं हवाएं बदन, सहला रही हैं हवाएं बदन, मौसम बेईमान हुआ जाता है। फिसल रही हैं ख्वाहिशें, लम्हा लम्हा बांध कर जोड़ा, वक्त बहुत मुश्किलों से,
लम्हा लम्हा बांध कर जोड़ा वक्त बहुत मुश्किलों से, हमें जहाँ मिल सके सुकून, सुनहरे पल बोए थे कभी, आज बारिशों में हो गए हैं तुम और हम, आज बारिशों में हो गए हैं तुम और हम। मशरूम की छतरियां लेकर बारिशों में भीगे हम और तुम। दूर तक उजालों के हम मुसाफिर हैं, दूर तक उजालों के हम मुसाफिर हैं, खुशबूदार दरख्तों पे सूरज ने डेरे डाले हैं, ओस के समंदर में नहाते चलें, कल ना जाने क्या हो, आज सुरमई अंधेरा है, कल ना जाने क्या हो, आज सुरमई अंधेरा है, सुबह रेशमी उजालों में कोहरा पीकर आसमां चूमने चलें तुम और हम। मशरूम की छतरियां लेकर बारिशों में भीगे तुम और हम। बस पेंटिंग करते करते कविताएं लिखने लगता हूँ। मुझे लगता है कि पेंटिंग और कविताएं एक ही चीज़ हैं, दोनों के अंदर एक ही हवा बहती है, कभी यहाँ सांस आ जाती है, कभी यहाँ सांस आ जाती है। ऐसा लगता है कि एक अनुवाद है, मेरे जो मन में एक आनंद की लहर दौड़ती है, उसको कभी मैं कविताओं में उतारता हूँ, कभी चित्र में उतारता हूँ, कभी स्कल्पचर में। स्कल्पचर बनाते वक्त भी कभी मैं ये नहीं सोचता कि मट्टी में या पत्थर में मैं मूर्ति बना रहा हूँ या फाइबर ग्लास की मूर्ति। मुझे लगता है कि नहीं, ये उतना ही मुलायम, उतना ही नाजुक ये मीडियम है जितना मेरा दिल है। थोड़ा सा भी अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो ये स्कल्पचर खराब हो जाएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो शब्द भी कहीं बाहर के आ गए या किसी और को प्रभावित हो के मेरे मन में मैंने उसको लिख दिया, तो मुझे लगता है यही गड़बड़ हो गया। यहाँ किसी और ने छू दिया, किसी मेरी कलाकृति को किसी ने छू दिया, तो मेरे लिए बेकार होगी पेंटिंग, मेरे लिए कविता बेकार होगी। तो मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि पवित्र बना रहा हूँ अपने मन में, कभी भी किसी कलाकृति में, किसी कविता में, किसी मूर्ति में किसी और का प्रभाव मेरे मन में ना आए। मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ और किसी बात से कॉन्शियस रहूँ ना रहूँ, इस बात से ज़रूर कॉन्शियस रहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कल को आने वाली पीढ़ी मेरे काम को देख के ये कहे कि ये वैसा काम करते हैं, ये वैसा काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रोक्स भी मेरे हों, कलर स्कीम भी मेरी हो, मासेस का जो कंपोजिशन है वो भी मेरा हो, और बनाते वक्त मैं पेंटिंग के अंदर हूँ। ऐसा ना हो कि पेंटिंग देखने वाला मरी हुई कलाकृति को देखे। मैं चाहता हूँ कि मेरी कलाकृति में मैं हर जगह दिखाई पड़ूँ। कविता जब पढ़ूँ, आप पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ ये आनंद आया जो मैं चाहता था। तो ये सब मेरी आदत बनी रहती है। 73-4 में जब मैंने MA किया तो केशव भाई जो संस्कार भारती को चलाया करते थे, केशव प्रसाद सिंह जी जो नाटककार थे बहुत अच्छे, तो वो यहाँ आगरे में स्कूलों में नाट्य प्रतियोगिता कराया करते थे, सुगम संगीत का कार्यक्रम कराया करते थे। तो मेरे पास आया कि अशोक जी मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराता हूँ, आप चलिए। तो मैंने फिर उनसे कहा कि नहीं, चित्रकला के विषय में भी आप कुछ सोचिए और हम लोग पेंटिंग एग्जीबिशन और आर्टिस्टों को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार भारती का एक मंच बनाते हैं। फिर हमने संस्कार भारती का एक मंच जिसमें भारतीय संस्कारों के माध्यम से बच्चों के अंदर कला संस्कार रखना, इस पे काम शुरू किया। और फिर हम 1973-74 से लेके और बाद में मैं तो 92 और 3 तक रहा। 92-3 के बाद मैंने हर सब चीज़ों से संन्यास ले लिया और मैं अलग हट गया था। लेकिन इस बीच में केशव भाई ने और हमने रात दिन मेहनत की, और आगरे में जिस बच्ची को हमने KG नर्सरी में अवार्ड दिया था उसको MA में भी अवार्ड दिया। मतलब इतने साल तक लगातार कार्यक्रम चलते रहे, ये इस बात का सबूत था। फिर जब वो MA में आई तो बैकुंठी देवी कॉलेज में वो पढ़ती थी, हमने उसको भी अवार्ड दिया। तो उसने बताया कि आपने मुझे KG नर्सरी में जब मैं पास करके आई थी पहली क्लास में तब अवार्ड दिया था, और देखिए मैं अब MA में आ गई तब भी आपने अवार्ड दिया। तो इस तरह से हमने संस्कार भारती के माध्यम से पूरी एक पीढ़ी को जन्म दिया। लेकिन 82-3 में बाबा योगेंद्र जी आए, और योगेंद्र जी ने फिर हमारी संस्कार भारती को संघ को गोद दिलवा दिया। तो संघ ने हमारी संस्कार भारती को गोद ले लिया, और हम और केशव भाई, मैं चित्रकला परिषद संभालता रहा और केशव भाई नाट्य संस्था संभालते रहे। उन्होंने अपनी नाट्य संस्था को रजिस्टर्ड करा लिया, और हमारी संस्कार भारती बहुत बड़े पैमाने बन गई। पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड में संस्कार भारती करीब 15-20 हज़ार शाखाएं हो गई, और योगेंद्र जी ने उसका प्रचार प्रसार करके संस्कार भारती को आगे इस्टेब्लिश किया।
जिससे कि हम नए नए कलाकारों को प्रोत्साहित कर सकें। लेकिन इसकी शुरुआत केशव भाई ने 1971-72 में कर रही थी। मैं 73 में उनके साथ आ गया था और 73, 4, 5, 6 बराबर उनके साथ काम करते रहे। तो हमने डिग्री कॉलेज में एग्जीबिशन लगाई और उन स्टूडेंट्स को जोड़ के भारतीय संस्कारों के जो प्रतीक हैं उन्हें बनाना सिखलाया, एमए वालों को भी और केजी नर्सरी के बच्चों को भी, बिना पैसा लिए, बिना कुछ खर्च करे और अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपने कपड़ों के लिए जो दर्जी को देने के लिए पैसे होते थे, केशव भाई आते थे कि भाई कल को भाई साहब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराना है और पैसे है नहीं, तो मैं वो जो पैसे होते थे केशव भाई को सौंप देता था कि केशव भाई चलिए, वो अवार्ड ले आते थे, हम बच्चों को अगले दिन 2-3 दिन बाद उनको अवार्ड बांट देते थे। तो हमने ऐसे संस्कार भारती को आगे बढ़ाया है। हाँ, तो संस्कार भारती का जो उदय आगरा से हुआ और शुरुआती हाँ, में आपका सर केशव भाई और मैं, हम दोनों थे। अच्छा। हाँ, दोनों। तो बाबा तो मतलब बाबा योगेंद्र जी तो 83 संघ के थे। हाँ, 82-83 में आए थे। उसको गोद ले लिया था, तो गोद लिया उसको। हाँ, उन्होंने हाँ राष्ट्रीय लेवल पर उसको, हाँ, उन्होंने हमारी संस्कार भारती को गोद लेके उसी पैटर्न पे बड़ी संस्कार भारती बनाई। वो उस समय हमने शुरुआत ऐसी करी थी ना कि भारतीय संस्कारों का बच्चों के अंदर किस तरीके से जोड़ा जाए, फिर वो उनको इतना अच्छा लगा। यही विचार है आज भी संस्कार भारती में चल रहा है कि कैसे भारतीय संस्कारों से कलाकारों को जोड़ा जाए। ये विचार हमने 72 और 3 में केशव भाई ने हमने शुरुआत की। सर आपने जो आपकी जो पेंटिंग्स हैं, पहले आपने एक समय लैंडस्केप पे काम किया, फिगरेटिव भी काम किया, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ आपकी पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा है और काफ़ी कहीं कुछ हुसैन की जो पेंटिंग्स वहाँ से भी कुछ रिजेम्बलेंस होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। नहीं, मैं पहले तो ये बता दूं कि हुसैन मेरे लिए भगवान जैसा है, माइकल एंजेलो, पिकासो मेरे लिए भगवान जैसे हैं और विंची, राफेल, सेजा मेरे लिए भगवान जैसे हैं और उनके प्रभाव से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली स्टाइल में काम कर गए हैं कि हम अगर चाहें भी तो उनके पाँव की धूल नहीं बन सकते कभी। लेकिन जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पाँव छू के काम शुरू करूँ, बट पेंटिंग करते वक्त कभी वो मेरे दिमाग में ना आए, कभी ध्यान में ना आए, उनकी कलाकृति मेरे मन में ना रहे, मैं इस बात की पूरी कोशिश करता हूँ। और जैसे कविताओं में मैं नए सिंबल ढूंढता हूँ, नए प्रतीक ढूंढता हूँ, नए नए उनको प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। कलर्स में, पेंटिंग्स में, स्कल्पचर में भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ। तो जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये मेरी, इनमें मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं कविताओं में लिखता हूँ मैंने पेंटिंग में बनाई हैं, और जो पेंटिंग में बनाई हैं वो कविताओं में लिखी हैं। तो पिकासो जैसा आदमी शायद कभी अब पैदा नहीं होगा, कला के क्षेत्र में कभी कहीं पैदा नहीं होगा, मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। और उनके आशीर्वाद से आज कलाकारों को जितनी शक्ति मिली है उतनी शक्ति कभी नहीं मिली। हुसैन बहुत अच्छा आदमी है, उसने बहुत अच्छा काम किया और भारतवर्ष में कलाकारों को पेंटिंग बेचनी सिखला दी, वरना उसके पहले पेंटिंग बेचने के नाम पे लोग हंसते थे, लोग कहते थे मुफ्त में पेंटिंग दे जाओ। लोग अब पेंटिंग कहते हैं कितने की है, ये हुसैन की देन है भारतवर्ष में। तो मैं उन सब गुरुओं के चरण छू के ही काम शुरू करता हूँ, लेकिन उन्हें कभी याद नहीं रखता और कोशिश करता हूँ कि मेरी आर्ट स्टाइल उनसे ना मिले, उसमें कुछ नयापन रहे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। फिर भी वो इतने बड़े कला गुरु हैं कि हम कुछ भी करें कहीं ना कहीं उनके पास से गुजरना पड़ता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको याद ना करूँ, लेकिन मेरे काम करने के तरीके या मेरे सोचने के तरीके गालिब जैसे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हैं, जावेद अख्तर जैसे हैं, गुलजार जैसे हैं, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मुझे सुमित्रानंद पंत की वो लाइनें नहीं भूलती, महादेवी वर्मा की लाइन नहीं भूलती, इसलिए नहीं भूलती कि मुझे लगता है कि ये कला गुरु हैं। हम कुछ भी करेंगे उनकी हवा छू के ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो और कलाओं में ये अक्सर होता है, होना भी चाहिए शायद, कि हम जो पेंटिंग बनाते हैं वो किसी से मिल जाती है। आज हमने बनाई वो किसी और से मिल गई, कहीं कुछ उसकी थीम मिल गई, कहीं कुछ चीज़ मिल गई,
तो ऐसा संभव है, इसलिए संभव है कि हर एक आदमी अपने दिमाग के अनुसार नए तरह से चीज़ों को सोचता है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि दो लोग एक सी बातें सोच जाते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि कौन इसमें ओरिजिनल है, तो आप नहीं पता कर सकते ओरिजिनल, क्योंकि दोनों लोग ही अपने अंदर से ओरिजिनल बातें सोच रहे हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी कोई कलाकृति किसी और से मिल जाए या किसी और का विचार मुझसे मिल जाए, लेकिन ये सब तब पता चलता है जब हम उसके आगे पीछे की इतिहास को देखें, उसके आगे पीछे काम को देखें, उस स्टाइल को देखें कि वो इस स्टाइल में कहाँ तक होते होते यहाँ पहुँचा है। अगर मैं सीधा पिकासो जैसा बनाऊंगा ना, तो आप एकदम समझ जाएंगे अरे वाह बहुत अच्छी बनाई पेंटिंग, लेकिन पिकासो की कॉपी है, जस्ट लाइक ए फोटो स्टेट। हुसैन जैसी बनाऊंगा, वो अरे ये फोटो स्टेट, हुसैन की फोटो स्टेट करा लेते। तो अगर मैं सारे कामों को मेरे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये पहले ये बनाया खराब हुआ, ये बनाया ठीक हुआ, ये बनाया ठीक हुआ, फिर ये बनाया, फिर आपने ये बनाई, या आप इस पेंटिंग के बाद इसको लेके कहाँ चल रहे हैं। तो एक ये अगर उसकी आप हिस्ट्री देखें तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसने पहले कौन सी पेंटिंग बनाई थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी। सर, आपको जो नई पीढ़ी है, जो भी बच्चे कलाकार बनना चाहते हैं, ये या जिन बच्चों को कला में रुचि है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या नसीहत देना मैं चाहेंगे? चाहता हूँ कि भैया दिखावे से दूर भागें और किसी चीज़ को देखना सीखें, उसको महसूस करना सीखें, किसी चीज़ के अंदर घुसना सीखें, अपनी बुद्धि, अपने दिल, अपने हृदय, अपनी रूह को एक जगह कंसंट्रेट करने की आदत डालें। कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी झूठा फुल सच्चा बना के या इम्प्रेशन मारने के लिए कि हम भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इस बात को मन से निकाल देना चाहिए। और कला तपस्या के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर आप शिल्पकार बनना चाहते हैं, क्राफ्टमैन बनना चाहते हैं, तो कैनवास ले आइए, कुछ भी रंग बखेर दीजिए, कोई ना कोई इसको परिभाषित कर देगा और आप आर्टिस्ट बन जाएंगे। लेकिन उसमें आपके अंदर का आनंद शामिल नहीं होगा, आपके अंदर की जो गहराई है, भावों के विचारों को आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो नहीं दिखलाई पड़ेगा। जब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा, आपकी पेंटिंग है ही नहीं। आप समय बर्बाद करते रहिए, कैनवास पोतते रहिए। असली पेंटिंग तब है जब आप उसके अंदर हैं। तो आजकल के बच्चों को, आजकल के नए आर्टिस्टों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जल्दीबाजी ना करें, कला तपस्या करें, कला में डूबें, देखना सीखें किसी चीज़ को और किसी चीज़ का आनंद लेना सीखें। हम कभी कभी नदी किनारे जाते हैं, झरने के किनारे जाते हैं, कभी समुद्र के किनारे जाते हैं या कभी पहाड़ को देखते हैं, तो हमें जब हम उसको देख रहे हैं तो हम उसमें डूब जाएं, उसका आनंद ले सकें, उस आनंद को अंदर तक महसूस कर सकें। तब बाहर की दुनियादारी को हमें छोड़ देना चाहिए। दुनियादारी के जो छलावे हैं और जो दुनियादारी के माया मोह है, उससे जब आप हटके अपने आप को समर्पित कर देंगे प्रकृति के प्रति, तो आपके अंदर से आनंद प्राप्त होगा और आप उन चीज़ों को देख के खुश होंगे, मुस्कराएंगे, आपका दिल मुस्कराएगा। तभी आप पेंटिंग बना सकते हैं, तभी आप कविता लिख सकते हैं, तभी आप मूर्ति बना सकते हैं, तभी आप अपना क्रिएशन जिंदा रख सकते हैं। आप क्रिएटिव तब हैं जब आपके अंदर नई पौध उग जाए। आपके संस्कारों के साथ, जो भौतिक जगत में आप देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, आपके संस्कारों के साथ मिलकर, संस्कार माने जो हमारे बचपन से विचार हमारे अंदर पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप ने, भाई बहन ने, समाज ने, जो हम जब छोटे थे तब से जो हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर बनाया है, हमारी सोच जो बनाई है, वो संस्कार, उन संस्कारों को हम लेके जिंदा रहते हैं। तो वो संस्कार हमारी हर एक सोच को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वही क्रिएटिविटी है, वही सृजनात्मकता है। कलर्स भी नए हो, स्ट्रोक्स भी नए हो, थीम भी नई हो, स्टाइल भी नई हो, टेक्निक भी नई हो, मीडियम भी नया हो, सब चीज़ें नई हो, तो फिर आपकी जो सोच है वो भी दमदार होनी चाहिए। तब आप क्रिएटिव आदमी बनेंगे, तब आप सृजनात्मकता को दिखा सकेंगे कि आपने क्या नया सोचा, क्या नया बनाया, क्या नया देखा। मैं चाहता हूं कि सब लोगों को अपने काम में तपस्या की भावना से जुड़ना चाहिए और आंतरिक आनंद के लिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से कलाकृति का निर्माण करने के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। आज हमने कला से समर्पित एक जीवन, कला ऋषि और कला मनीषी श्रीमान अशोक कुमार सिंह सर से ये भेंट और वार्तालाप किया। बड़े लंबे समय के बाद मैं सर के यहाँ पर आया हूँ और आज मैं बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सर ने अपना एक महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे साथ अपने विचार साझा किए।
आशा करता हूँ कि यह वीडियो सभी कला साधक, कला विद्यार्थियों के लिए और कला जिज्ञासुओं के लिए बहुत ही सार्थक और शिक्षाकारी साबित होगा, मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।